तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइटैनिक 2 नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों टाइटैनिक एक बेहतरीन मूवी थी जो कि मैं आपको बता दूं 2000 दशक से भी पहले 1997 में इसका जो पार्ट ओरिजिनल 1 है पार्ट 1 वो देखने को मिला था। लोगों को भी ये बड़ी पसंद आई थी, तो इसी के पार्ट 2 का इंतज़ार बहुत लंबे अरसे से लोग कर रहे हैं। तो सारे कुछ अपडेट मैं इसके बारे में बताऊंगा पार्ट 2 के बारे में इसी वीडियो में। आप हमारे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, इसमें सारी कुछ चीज़ें कवर होने वाली हैं, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सब कुछ। तो वीडियो को आप हमारे साथ कंटिन्यू देखते रहे और उसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अमेरिकी महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सहनिर्माण और सहसंपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका में हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेन, कैथी बेट्स, फ्रांसिस फिशर, बर्नार्ड हिल, जोनाथन हाइड, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों की टुकड़ी भी शामिल है। कैमरून को फिल्म के लिए प्रेरणा जहाज के मलबे के प्रति उनके आकर्षण से मिली। उन्हें लगा कि मानवीय क्षति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून ने टाइटैनिक के मलबे की फुटेज शूट की। अनुसंधान पोत पर आधुनिक दृश्यों को अकादेमिक मस्तिस्लाव केल्डिश पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया था। स्केल मॉडल, कंप्यूटर जनित इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया था। फिल्म शुरू में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट और अनुसूची से पीछे होने के परिणामस्वरूप फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 से मार्च 1997 तक चला। टाइटैनिक का प्रीमियर 1 नवंबर 1997 को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और 19 दिसंबर को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया। इसके दृश्य प्रभाव, अभिनय, विशेषकर डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया स्टुअर्ट के, प्रोडक्शन वैल्यू, निर्देशन, स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए इसकी प्रशंसा की गई। अन्य पुरस्कारों के अलावा इसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और इसने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 जीते और बेन-हर 1959 के साथ किसी फिल्म द्वारा जीते गए सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। $1.84 बिलियन से अधिक की आरंभिक विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। कई री-रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कुल कमाई को $2.264 बिलियन तक पहुंचा दिया है, जिससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में $2 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। कांग्रेस की लाइब्रेरी ने इसे 2017 में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना। कथानक 1996 में शोधपोत अकादेमिक मस्तिस्लाव केल्डिश पर खजाना शिकारी ब्रॉक लवेट और उनकी टीम आरएमएस टाइटैनिक के मलबे की खोज कर रही थी। उम्मीद थी कि उन्हें हार्ट ऑफ द ओशन के नाम से जाना जाने वाला एक हार मिल जाएगा। इसके बजाय उन्हें एक तिजोरी मिली जिसमें हार पहने एक युवती का चित्र था। यह रेखाचित्र 14 अप्रैल 1912 का है, जिस दिन टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1500 लोग मारे गए थे। नोट 1: खोज के बारे में एक टेलीविजन रिपोर्ट देखने के बाद 100 वर्षीय रोज डावसन कैल्वर्ट ने लवेट से संपर्क किया और खुद को चित्र में दिख रही महिला के रूप में प्रकट किया। उम्मीद है कि वह हार का पता लगाने में मदद कर सकती है। लवेट रोज और उसकी पोती को केल्डिश पर ले आती है। 1912 में 17 वर्षीय रोज डेविड बुकेटर अपने अमीर मंगेतर कैल हॉकले और अपनी माँ रूथ के साथ साउथहैम्पटन में टाइटैनिक पर सवार होती है। रूथ इस बात पर जोर देती है कि कैल के साथ रोज की शादी उनकी वित्तीय समस्याओं को हल कर देगी, लेकिन रोज इस प्रेमहीन सगाई से नाखुश है। फंसा हुआ महसूस करते हुए रोज जहाज के पिछले हिस्से से कूदकर आत्महत्या करने के बारे में सोचती है, लेकिन एक गरीब खानाबदोश कलाकार जैक डॉसन उसे रोक लेता है। जैक और रोज के बीच दोस्ती हो जाती है।
और जैक उसके लिए अपनी बढ़ती भावनाओं को स्वीकार करता है। हालांकि शुरू में रोज विरोध करती है, लेकिन कैल और रूथ की अस्वीकृति के बावजूद रोज को एहसास होता है कि वह जैक से प्यार करने लगी है। रोज जैक को अपने स्टेटरूम में ले जाती है और उसे सिर्फ हार पहने हुए नग्न अवस्था में उसका चित्र बनाने के लिए कहती है। इसके बाद वे कैल के सेवक स्पाइसर लवजॉय से बचते हैं और कार्गो होल्ड में एक कार में सेक्स करते हैं। आगे के डेक पर वे जहाज की एक हिमखंड से टक्कर देखते हैं और अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता पर चर्चा करते हुए सुनते हैं। जब कैल को जैक द्वारा रोज का स्केच और उसके द्वारा छोड़ा गया एक मजाकिया नोट मिलता है, तो वह लवजॉय द्वारा जैक को हार पहनाकर चोरी के आरोप में फंसाने की व्यवस्था करता है। जैक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मास्टर एट आर्म्स के दफ्तर में बंद कर दिया जाता है, जबकि कैल हार को अपने कोट की जेब में रख लेता है। जैसे ही जहाज डूबने लगता है, महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट के लिए प्राथमिकता दी जाती है। रोज जैक को ढूंढती है और उसे मुक्त करती है और वे डेक पर वापस आते हैं, जहां कैल रोज को लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए कहता है, यह दावा करते हुए कि वह और जैक दूसरी नाव पर चढ़ेंगे। वह अनजाने में अपने कोट को, जिसमें हार था, उसके चारों ओर लपेट देता है। हालांकि जैसे ही उसकी लाइफ बोट नीचे उतरती है, रोज डूबते जहाज पर वापस कूद जाती है, जैक को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। क्रोधित होकर कैल एक पिस्तौल पकड़ता है और डूबते जहाज के माध्यम से उनका पीछा करता है, लेकिन जब वे भाग जाते हैं तो हार मान लेता है। कैल एक बच्चे का पिता होने का नाटक करके लाइफ बोट पर जगह सुरक्षित करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही जहाज का डूबा हुआ अगला हिस्सा डूबता है, पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठता है और जैक और रोज रेलिंग से चिपक जाते हैं। जहाज दो हिस्सों में बंट जाता है और पिछला हिस्सा बाकी यात्रियों के साथ बर्फीले पानी में डूब जाता है। जैक रोज को तैरते हुए मलबे पर चढ़ने में मदद करता है और उससे वादा करता है कि वह बचकर पूरी जिंदगी जिएगी। जैक हाइपोथर्मिया से मर जाता है, लेकिन रोज को एक लौटती हुई लाइफ बोट द्वारा बचा लिया जाता है और बाद में आरएमएस कार्पेथिया द्वारा बचाया जाता है। रोज कैल और अपनी मां से छिपी रहती है और न्यूयॉर्क शहर में आने पर अपना नाम रोज डॉसन बताती है। वर्तमान में रोज बताती है कि 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में अपना भाग्य खोने के बाद कैल ने आत्महत्या कर ली थी। वह केल्डिश चालक दल को बताती है कि जैक ने उसे हर संभव तरीके से बचाया और अफसोस जताया कि उसकी यादें ही वह सब है जो उसके पास उसके लिए बची है। टाइटैनिक के उसके विवरण से प्रभावित होकर लवेट ने हार की अपनी खोज छोड़ दी। केल्डिश के पिछले हिस्से में रात में अकेली रोज, जिसने हार को हमेशा अपने कब्जे में रखा था, उसे मलबे के ऊपर समुद्र में गिरा देती है। बाद में जब वह अपने बिस्तर पर लेटी होती है, तो उसके ड्रेसर पर जैक से प्रेरित स्वतंत्रता और रोमांच के जीवन की तस्वीरें लगी होती हैं। 10 प्राचीन और बिना क्षतिग्रस्त टाइटैनिक पर एक युवा रोज ग्रैंड सीढ़ी पर जैक के साथ फिर से मिलती है। ढालना काल्पनिक पात्र लियोनार्डो डिकैप्रियो 2002 में चित्रित, जिन्होंने जैक डॉसन की भूमिका निभाई, और केट विंसलेट 2006 में, जिन्होंने रोज डेविड बुकेटर की भूमिका निभाई। लियोनार्डो डिकैप्रियो जैक डॉसन के रूप में। कैमरून ने कहा कि उन्हें कलाकारों को यह महसूस कराना था कि वे वास्तव में टाइटैनिक पर हैं, इसकी जीवंतता को फिर से जीने के लिए, और उस ऊर्जा को लेकर जैक को देना था। एक कलाकार जो अपने दिल को उड़ाने में सक्षम है। 11 जैक को विस्कॉन्सिन के चिप्पेवा फॉल्स के एक घुमक्कड़ गरीब अनाथ के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने पेरिस सहित दुनिया की यात्रा की है। वह पोकर गेम में टाइटैनिक के लिए 2 थर्ड क्लास टिकट जीतता है और अपने दोस्त फैब्रिजियो के साथ यात्रा करता है। वह पहली नज़र में ही रोज की ओर आकर्षित हो जाता है। अगली शाम उनके साथ भोजन करने के लिए उसकी मंगेतर के निमंत्रण ने जैक को एक रात के लिए प्रथम श्रेणी के यात्रियों के साथ घुलने मिलने में सक्षम बनाया। इस भूमिका के लिए कैमरून की मूल पसंद रिवर फीनिक्स थी, हालांकि 1993 में उनकी मृत्यु हो गई। 12 हालांकि मैथ्यू मैककोनाउघे, क्रिस ओडोनेल, बिली क्रुडुप और स्टीफन डोरफ जैसे स्थापित अभिनेताओं पर विचार किया गया था, कैमरून को लगा कि वे 20 वर्षीय की भूमिका के लिए बहुत बड़े हैं। 13-14 टॉम क्रूज रुचि रखते थे, लेकिन उनकी पूछी गई कीमत बहुत अधिक थी। 14 कैमरून ने इस भूमिका के लिए जेरेड लेटो पर विचार किया, लेकिन लेटो ने ऑडिशन देने से इनकार कर दिया। 15
जेरेमी सिस्टो ने विंसलेट और रोज की भूमिका के लिए 3 अन्य अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन टेस्ट की एक श्रृंखला की। 16 उस समय 21 वर्षीय डिकैप्रियो को कास्टिंग निर्देशक माली फिन ने कैमरून के ध्यान में लाया। 13 कैमरून ने कहा उसने इसे एक बार पढ़ा, फिर इधर-उधर भटकना शुरू कर दिया और मैं उसे फिर कभी इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं कह सका। लेकिन एक पल के लिए स्वर्ग से प्रकाश की एक किरण नीचे आई और जंगल को रोशन कर दिया। कैमरून को डिकैप्रियो की अभिनय क्षमता पर पूरा विश्वास था और उन्होंने उनसे कहा, देखिए, मैं इस आदमी को चिंतित और विक्षिप्त नहीं बनाने जा रहा हूँ। मैं उसे एक टिक और लंगड़ापन और वह सब कुछ नहीं देने जा रहा हूँ जो आप चाहते हैं। कैमरून ने चरित्र को जेम्स स्टीवर्ट या ग्रेगरी पेक द्वारा निभाए गए किरदारों जैसा माना। 13-17 हालांकि जैक डॉसन एक काल्पनिक चरित्र था, नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स में फेयरव्यू कब्रिस्तान में, जहां 121 पीड़ितों को दफनाया गया है, वहां जे. डावसन नामक एक कब्र है। निर्माताओं को फिल्म रिलीज होने तक असली जे. डावसन के बारे में पता नहीं था। 18 केट विंसलेट रोज डेविड बुकेटर के रूप में। कैमरून ने कहा कि विंसलेट में वह चीज थी जिसकी आप तलाश करते हैं, और उसके चेहरे में, उसकी आंखों में एक ऐसा गुण था जिससे वह बस जानता था कि लोग उसके साथ दूर तक जाने के लिए तैयार होंगे। 11 रोज फिलाडेल्फिया की एक 17 वर्षीय लड़की है जिसे 30 वर्षीय कैल हॉकले से सगाई करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वह और उसकी मारूथ अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने उच्चवर्ग की स्थिति को बनाए रख सकें जिसने परिवार को कर्ज में डुबो दिया है। रोज कैल और रूथ के साथ टाइटैनिक में प्रथम श्रेणी के यात्री के रूप में सवार होती है और जैक से मिलती है। विंसलेट ने अपने चरित्र के बारे में कहा, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है और उसका दिल बहुत खुला है और वह दुनिया की खोज और रोमांच करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। 11 ग्वेनेथ पाल्ट्रो, विनोना राइडर, क्लेयर डेंस, जिन्होंने पिछले साल रोमियो प्लस जूलियट में डिकैप्रियो के साथ काम किया था, गैब्रियल अनवर और रीज विदरस्पून को इस भूमिका के लिए विचार किया गया था। 13, 19, 20, 21 जब उन्होंने इसे ठुकरा दिया तो विंसलेट ने भूमिका के लिए भारी प्रचार किया। वह इंग्लैंड से कैमरून को दैनिक नोट भेजती थी, जिसके कारण कैमरून ने उन्हें ऑडिशन के लिए हॉलीवुड आमंत्रित किया। डिकैप्रियो की तरह कास्टिंग निर्देशक माली फिन ने मूल रूप से उन्हें कैमरून के ध्यान में लाया। रोज की तलाश करते समय कैमरून ने चरित्र को ऑड्रे हेपबर्न प्रकार के रूप में वर्णित किया। वे शुरू में विंसलेट को कास्ट करने के बारे में अनिश्चित थे, भले ही उनके स्क्रीन टेस्ट ने उन्हें प्रभावित किया हो। 13 विंसलेट ने कैमरून को एक गुलाब का फूल भेजा जिस पर एक कार्ड था जिस पर लिखा था फ्रॉम योर रोज, और फोन करके उनसे इस बारे में बात की। आप समझ नहीं रहे हैं। एक दिन जब वह उनसे उनकी हमवी में मोबाइल फोन पर मिलने पहुंची तो उन्होंने विनती की, मैं रोज हूं, मुझे नहीं पता कि आप किसी और से क्यों मिल रहे हैं। उनकी दृढ़ता और उनकी प्रतिभा ने आखिरकार उन्हें इस भूमिका के लिए राजी कर लिया। 13 बिली ज़ेन कैल हॉकले के रूप में रोज का घमंडी और घमंडी 30 वर्षीय मंगेतर, जो पिट्सबर्ग स्टील की संपत्ति का उत्तराधिकारी है। वह जैक के लिए रोज के स्नेह से नाराज है। कैमरून ने शुरू में माइकल बियन पर विचार किया, जिनके साथ उन्होंने पहले द टर्मिनेटर, एलियंस और द एबिस में सहयोग किया था। इस भूमिका के लिए 22 मैथ्यू मैककोनागी को यह भूमिका देने से पहले 14 और रॉब लोवे ने कहा कि उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। 23 फ्रांसिस फिशर रूथ डेविड बुकेटर के रूप में रोज की विधवा माँ, जो अपने परिवार की उच्च समाज की स्थिति को बनाए रखने के लिए रोज की सगाई कैल से तय करती है। फिल्म में दिखाए गए कई कुलीन यात्रियों की तरह उसका स्वभाव अभिजात्य और तुच्छ है। वह अपनी बेटी से प्यार करती है, लेकिन मानती है कि सामाजिक स्थिति एक प्रेमपूर्ण विवाह से अधिक महत्वपूर्ण है। वह जैक को बिल्कुल पसंद नहीं करती, भले ही उसने उसकी बेटी की जान बचाई हो। ग्लोरिया स्टुअर्ट आधुनिक समय की रोज डॉसन कैल्वर्ट के रूप में रोज एक फ्रेमिंग डिवाइस में फिल्म का वर्णन करती हैं। कैमरून ने कहा, वर्तमान और अतीत को देखने के लिए मैंने एक काल्पनिक उत्तरजीवी बनाने का फैसला किया जो 101 साल के करीब है, और वह हमें इतिहास के माध्यम से एक तरह से जोड़ती है। 11 100 वर्षीय रोज मलबे में उसकी नग्न तस्वीर खोजने के बाद लवेट को हार्ट ऑफ द ओशन के बारे में जानकारी देती है।
वह जहाज पर अपने समय की कहानी साझा करती है और डूबने के बाद पहली बार जैक के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करती है। 87 साल की उम्र में स्टुअर्ट को भूमिका के लिए बूढ़ा दिखने के लिए मेकअप करना पड़ा। 14 स्टुअर्ट की कास्टिंग के बारे में कैमरून ने कहा, मेरे कास्टिंग निर्देशक ने उसे पाया। उसे 30 और 40 के दशक के स्वर्ण युग की सेवानिवृत्त अभिनेत्रियों को खोजने के मिशन पर भेजा गया था। 24 कैमरून ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि स्टुअर्ट कौन था। फेरे को भी इस भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन कैमरून ने कहा, स्टुअर्ट इसमें पूरी तरह से डूबे हुए थे और बहुत स्पष्ट थे और उनमें बहुत बढ़िया भावना थी, और मैंने उनकी भावना और विंसलेट की भावना के बीच संबंध देखा। मैंने उन दोनों में यह जीवन का आनंद देखा। मुझे लगा कि दर्शक यह संज्ञानात्मक छलांग लगाने में सक्षम होंगे कि यह एक ही व्यक्ति है। 24 बिल पैक्सटन ब्रॉक लवेट के रूप में एक खजाना शिकारी जो वर्तमान में टाइटैनिक के मलबे में महासागर के दिल की तलाश कर रहा है। उसके अभियान के लिए समय और धन समाप्त हो रहा है। वह फिल्म के अंत में सोचता है कि 3 साल तक टाइटैनिक के बारे में सोचने के बावजूद वह इसे कभी नहीं समझ पाया जब तक कि उसने रोज की कहानी नहीं सुनी। सूजी एमिस, एलिजाबेथ लिजी कैलवर्ट, रोज की पोती, जो उसके साथ जाती है जब वह जहाज पर लवेट से मिलने जाती है और जैक डावसन के साथ अपनी दादी के रोमांटिक अतीत के बारे में जानती है। डैनी नुची फैब्रिजियो डी रॉसी के रूप में जैक का इतालवी सबसे अच्छा दोस्त, जो जैक द्वारा पोकर गेम में 2 टिकट जीतने के बाद उसके साथ टाइटैनिक में सवार होता है। जब टाइटैनिक डूबता है तो फैब्रिजियो लाइफबोट पर चढ़ने में विफल हो जाता है और जहाज के फल में से एक के टूटने और पानी में गिरने से उसकी मौत हो जाती है, जिससे वह और कई अन्य यात्री मर जाते हैं। 25 डेविड वार्नर स्पाइसर लवजॉय के रूप में एक पूर्व पिंकरटन कांस्टेबल और कैल के अंग्रेजी सेवक और अंगरक्षक। वह रोज पर नजर रखता है और जैक द्वारा उसे बचाने के आसपास की परिस्थितियों के बारे में संदिग्ध है। जब टाइटैनिक 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है तो वह एक बड़े छेद में गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वार्नर 1979 की टीवी मिनी सीरीज SOS टाइटैनिक में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने यात्री लॉरेंस बेसली की भूमिका निभाई। जेसन बैरी टॉमी रयान के रूप में एक आयरिश तृतीय श्रेणी का यात्री जो जैक और फैब्रिजियो से दोस्ती करता है। टॉमी की मौत तब होती है जब उसे गलती से आगे धकेल दिया जाता है और घबराए हुए प्रथम अधिकारी मर्डोक द्वारा गोली मार दी जाती है। 25 एलेक्जेंड्रा ओवेंसनो कोरा कार्टमेल के रूप में एक युवा तृतीय श्रेणी की लड़की जो आयरिश पार्टी में जैक के साथ नृत्य करती है। हटाए गए दृश्य में कोरा और उसका परिवार तीसरे दर्जे के बंद गेट पर फंसने के बाद डूब गए। 25 कैमिला ओवरबाय रूस हेल्गा डाहल के रूप में एक नॉर्वेजियन आप्रवासी और तीसरे दर्जे की यात्री जो फैब्रिजियो से प्यार करने लगती है। जबकि उसके अधिकांश दृश्य काट दिए गए थे और उसके चरित्र का द्वितीयक महत्व मूल पटकथा से लेकर अंतिम नाटकीय कट तक काफी कम कर दिया गया था, हेल्गा को सबसे उल्लेखनीय रूप से जैक और रोज के साथ जहाज के स्टर्न की रेलिंग पर चिपके हुए देखा जाता है, इससे पहले कि वह नीचे के ठंडे पानी में फिसल जाए। 26-27 ट्रूडी बोल्ट के रूप में एमी गैपा, रोज की निजी नौकरानी। 25 ऐतिहासिक पात्र। हालांकि घटनाओं का पूरी तरह से सटीक चित्रण करने का इरादा नहीं है। 28 फिल्म में विभिन्न ऐतिहासिक हस्तियों के चित्रण शामिल हैं। असली मार्गरेट ब्राउन, दाएं, टाइटैनिक के जीवित यात्रियों को बचाने में अपनी सेवा के लिए कैप्टन आर्थर हेनरी रोस्ट्रॉन को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। कैथी बेट्स मार्गरेट, मॉली ब्राउन के रूप में। ब्राउन को रूथ सहित अन्य प्रथम श्रेणी की महिलाओं द्वारा अशिष्ट और नए पैसे के रूप में देखा जाता है। वह जैक के साथ दोस्ताना व्यवहार करती है और उसे शाम के कपड़ों का एक सूट अपने बेटे के लिए खरीदा हुआ उधार देती है जब उसे प्रथम श्रेणी के डाइनिंग सैलून में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इतिहासकारों ने उसे अनसिंकेबल मॉली ब्राउन नाम दिया था क्योंकि अन्य महिलाओं के समर्थन से उसने क्वार्टरमास्टर रॉबर्ट हिचेंस से लाइफबोट 6 को जब्त कर लिया था। 29 इस विवाद के कुछ पहलुओं को कैमरून की फिल्म में चित्रित किया गया है। रेबा मैकेंटायर को भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उसे इसे ठुकराना पड़ा क्योंकि यह उसके दौरे के कार्यक्रम के साथ संघर्ष करता था। 30 विक्टर गार्बर, जहाज के निर्माता थॉमस एंड्रयूज के रूप में।
एंड्रयूज को एक दयालु, सभ्य व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी महान उपलब्धि के बारे में विनम्र है। टक्कर के बाद वह दूसरों को, विशेष रूप से इसमें को, यह समझाने की कोशिश करता है कि यह एक गणितीय निश्चितता है कि जहाज डूब जाएगा। जहाज के डूबने के दौरान उसे प्रथम श्रेणी के धूम्रपान कक्ष में घड़ी के बगल में खड़े होकर एक मजबूत और सुरक्षित जहाज बनाने में अपनी विफलता पर विलाप करते हुए दिखाया गया है। हालांकि यह टाइटैनिक के डूबने की सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक बन गई है, यह कहानी, जो 1912 की एक किताब थॉमस एंड्रयूज, शिपबिल्डर में प्रकाशित हुई थी और इसलिए कायम रही, जॉन स्टीवर्ट से आई थी, जो जहाज पर एक प्रबंधक था, जो वास्तव में लगभग 1:40 बजे नाव नंबर 15 में जहाज से उतरा था। 31 उस क्षण के बाद एंड्रयूज को देखे जाने के प्रमाण थे। 31 ऐसा प्रतीत होता है कि एंड्रयूज अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय के लिए धूम्रपान कक्ष में रहे, फिर उन्होंने निकासी में सहायता करना जारी रखा। 31 ओलंपिक का चालक दल 1911। बाएं, प्रथम अधिकारी विलियम एम मर्डोक। दाएं, कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ। बर्नार्ड हिल कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के रूप में। 32 स्मिथ ने सेवानिवृत्त होने से पहले टाइटैनिक को अपनी अंतिम यात्रा बनाने की योजना बनाई थी। जहाज के डूबने पर वह पुल पर बने व्हील हाउस में वापस चला। जोनाथन हाइड जे ब्रूस इसमे के रूप में व्हाइट स्टार लाइन के अज्ञानी, असभ्य प्रबंध निदेशक। न्यूयॉर्क में पहले पहुंचने की संभावना और अनुकूल प्रेस ध्यान के साथ इसमें कैप्टन स्मिथ को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रभावित करता है। हालांकि यह स्थिति आपदा के लोकप्रिय चित्रणों में दिखाई देती है, लेकिन यह सबूतों द्वारा समर्थित नहीं है। 34-35 टक्कर के बाद वह यह समझने के लिए संघर्ष करता है कि उसका अचूक जहाज बर्बाद हो गया है। इसमें बाद में कोलैप्सिबल सी जहाज को छोड़ने वाली आखिरी लाइफबोट में से एक पर चढ़ता है, इससे ठीक पहले कि इसे नीचे उतारा जाए। प्रेस और जनता ने उसे आपदा से बचने के लिए कायर करार दिया, जबकि कई महिलाएं और बच्चे डूब गए। एरिक ब्रेडन जॉन जैकब एस्टोर फो के रूप में एक प्रथम श्रेणी का यात्री और जहाज पर सबसे अमीर आदमी। फिल्म में रोज जैक को एस्टोर और उसकी 18 वर्षीय पत्नी मैडेलिन शार्लोट चैटन से प्रथम श्रेणी के भोजन सैलून में मिलवाती है। परिचय के दौरान एस्टोर पूछता है कि क्या जैक बोस्टन डॉसन से जुड़ा है, एक सवाल जिसे जैक यह कहकर टाल देता है कि वह इसके बजाय चिप्पेवा फॉल्स डॉसन से जुड़ा हुआ है। एस्टोर को आखिरी बार ग्रैंड सीढ़ी के ऊपर कांच के गुंबद के फटने और पानी के अंदर घुसने के रूप में देखा जाता है। बर्नार्ड फॉक्स कर्नल आर्चिबाल्ड ग्रेसी फो के रूप में। फिल्म में ग्रेसी को कैल से यह कहते हुए दिखाया गया है कि महिलाएं और मशीनरी एक साथ नहीं चलतीं, और जैक को रोज को जहाज से गिरने से बचाने के लिए बधाई देती है, इस बात से अनजान कि जैक ने रोज को आत्महत्या के प्रयास से बचाया था। बाद में उसे डूबने के दौरान जैक और रोज को बची हुई लाइफबोट तक ले जाने की पेशकश करते हुए देखा गया। फॉक्स ने 1958 की फिल्म ए नाइट टू रिमेंबर में फ्रेडरिक फ्लीट का किरदार निभाया था। माइकल एंसाइन बेंजामिन गुगेनहेम के रूप में एक खनन व्यवसायी जो प्रथम श्रेणी में यात्रा करता है। वह अपनी फ्रांसीसी मालकिन मैडम ऑबर्ट फैनी ब्रेट को अपने साथी यात्रियों को दिखाता है, जबकि उसकी पत्नी और 3 बेटियां घर पर उसका इंतजार कर रही होती हैं। जब जैक रोज को बचाने के बाद प्रथम श्रेणी के यात्रियों के साथ डिनर के लिए शामिल होता है, तो गुगेनहेम उसे बोहेमियन के रूप में संदर्भित करता है। डूबने के दौरान बाढ़ में डूबी ग्रैंड सीढ़ी में गुगेनहेम को देखा जाता है, जो कहता है कि वह एक सज्जन व्यक्ति के रूप में नीचे जाने के लिए तैयार है। वालेस हार्टले टाइटैनिक के बैंड मास्टर और वायलिन वादक। जोनाथन इवांसजोन्स वेलेस हार्टले के रूप में जहाज के बैंड मास्टर और वायलिन वादक, जो जहाज के डूबने पर नाव के डेक पर अपने सहयोगियों के साथ उत्साहवर्धक संगीत बजाते हैं। जैसे ही अंतिम डुबकी शुरू होती है, वह बेथनी की धुन पर नियरर माई गॉड टू थे के अंतिम प्रदर्शन में बैंड का नेतृत्व करता है। 36, 37 और डूबने में मर जाता है। मार्क लिंडसे चैपमैन मुख्य अधिकारी हेनरी वाइल्ड के रूप में। 32 जहाज के मुख्य अधिकारी, जो कैल को एक लाइफबोट पर चढ़ने देता है क्योंकि उसकी गोद में एक बच्चा है। मरने से पहले
वह अपनी सीटी बजाकर यात्रियों को बचाने के लिए नावों को डूबने वाली जगह पर वापस लाने की कोशिश करता है। जब वह ठंड से मर जाता है तो रोज अपनी सीटी का इस्तेमाल करके 5वें अधिकारी लो का ध्यान आकर्षित करती है, जिससे उसे बचाया जाता है। इवान स्टीवर्ट, फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोक, 32, जब टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराया था तब पुल के प्रभारी अधिकारी। लाइफबोट्स के लिए दौड़ के दौरान मर्डोक ने क्षणिक घबराहट में टॉमी रयान, साथ ही एक अन्य यात्री को गोली मार दी और फिर खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जब मर्डोक के भतीजे स्कॉट ने फिल्म देखी तो उसने अपने चाचा के चित्रण पर आपत्ति जताई, इसे मर्डोक की वीर प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना। 38, कुछ महीने बाद फॉक्स के उपाध्यक्ष स्कॉट नीसन स्कॉटलैंड के डालबीटी गए, जहां मर्डोक रहते थे, एक व्यक्तिगत माफी देने के लिए और स्कूल के विलियम मर्डोक मेमोरियल पुरस्कार को बढ़ावा देने के लिए डालबीटी हाई स्कूल को पाउंड 5,000 का दान भी दिया। 39-40, कैमरून के अनुसार मर्डोक का उनका चित्रण एक सम्मानीय व्यक्ति का है, न कि एक बुरे आदमी या कायर हत्यारे का। उन्होंने आगे कहा, मुझे यकीन नहीं है कि आज आपको जिम्मेदारी की वही भावना और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण मिलेगा। इस आदमी ने अपने आधे लाइफबोट को बंदरगाह की तरफ अपने समकक्ष से पहले ही लॉन्च कर दिया था। यह चरित्र और वीरता के बारे में कुछ कहता है। 41, जोनाथन फिलिप्स सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटोलर के रूप में। 32, लाइटोलर ने बंदरगाह की ओर से निकासी का कार्यभार संभाला। फिल्म में लाइटोलर ने कैप्टन स्मिथ को सूचित किया कि पानी को तोड़े बिना हिमखंडों को देखना मुश्किल होगा और टक्कर के बाद सुझाव दिया कि चालक दल महिलाओं और बच्चों को लाइफबोट में चढ़ाना शुरू कर दे। वह एक बंदूक लहराते हुए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करने की धमकी देते हुए दिखाई देते हैं। जब पहली फल घटती है तो उन्हें कोलैप्सिबल बी के शीर्ष पर देखा जा सकता है। लाइटोलर आपदा से बचने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। फिल्म निर्माता केविन डे लानोए तीसरे अधिकारी हर्बर्ट पिटमैन के रूप में। 32, जो डूबने से बच गए और लाइफबोट 5 को चलाया। साइमन क्रेन चौथे अधिकारी जोसेफ बॉक्सहॉल के रूप में। 32, डूबने के दौरान फ्लेयर्स फायर करने और लाइफबोट 2 को मैनिंग करने के प्रभारी अधिकारी। उन्हें पुल के पंखों पर फ्लेयर्स फायर करने में नाविकों की मदद करते हुए दिखाया गया है। इयोन ग्रुफुड 5वें अधिकारी हेरोल्ड लोवे के रूप में। 32, बर्फीले पानी से डूबने वाले बचे लोगों को निकालने के लिए लाइफबोट का नेतृत्व करने वाले एकमात्र अधिकारी। फिल्म में लोवे को रोज को बचाते हुए दिखाया गया है। एडवर्ड फ्लेचर छठे अधिकारी जेम्स मूडी के रूप में। 32, डूबने में मरने वाले एकमात्र जूनियर अधिकारी। फिल्म में मूडी को साउथहैम्पटन से रवाना होने से कुछ ही क्षण पहले जैक और फेब्रिजियो को जहाज पर चढ़ाते हुए दिखाया गया है। मूडी को बाद में मर्डोक के आदेश का पालन करते हुए दिखाया गया है ताकि जहाज को पूरी गति से आगे बढ़ाया जा सके और वह मर्डोक को हिमखंड के बारे में सूचित करता है। उन्हें आखिरी बार स्टारबोर्ड की तरफ एक डेविड से चिपके हुए देखा गया था जब उन्होंने कोलैप्सिबल ए को लॉन्च करने का असफल प्रयास किया था। जेम्स लैंकेस्टर फादर थॉमस बाइल्स के रूप में, एक द्वितीय श्रेणी के यात्री और इंग्लैंड के एक कैथोलिक पादरी। उन्हें जहाज के अंतिम क्षणों के दौरान यात्रियों से प्रार्थना करते और उन्हें सांत्वना देते हुए दिखाया गया है। लेखन और प्रेरणा। निर्देशक, लेखक और निर्माता जेम्स कैमरून, 2000 में चित्रित। अगर यह कहानी काल्पनिक होती तो इससे बेहतर नहीं लिखी जा सकती थी। अमीर और गरीब का विरोधाभास, लिंग की भूमिकाएं जो मृत्यु तक निभाई जाती हैं, पहले महिलाएं, बीते युग की संयमशीलता और कुलीनता, विशाल जहाज की भव्यता केवल उन पुरुषों की मूर्खता से मेल खाती है जिन्होंने उसे अंधेरे में धकेल दिया। और सबसे बढ़कर सबक कि जीवन अनिश्चित है, भविष्य अज्ञात है, अकल्पनीय संभव है। जेम्स कैमरून, 55-56। जेम्स कैमरून को लंबे समय से जहाज के मलबे से लगाव रहा है और उनके लिए टाइटैनिक जहाज़ों के मलबे का माउंट एवरेस्ट था। 57, 58, 59, वह अपने जीवन में उस बिंदु से लगभग आगे निकल चुके थे जब उन्हें लगा कि वह एक अंडरसी अभियान पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास अभी भी उस जीवन को जीने के लिए मानसिक बेचैनी है जिससे उन्होंने कॉलेज में विज्ञान से कला में जाने के बाद मुंह मोड़ लिया था। जब टाइटैनिक मलबे के फुटेज शॉट से एक आईमैक्स फिल्म टाइटैनिका बनाई गई तो कैमरून ने अपने अभियान के लिए हॉलीवुड फंडिंग की तलाश करने का फैसला किया। कैमरून ने कहा,
ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं विशेष रूप से फिल्म बनाना चाहता था। मैं जहाज के मलबे में गोता लगाना चाहता था। 57 कैमरून ने टाइटैनिक फिल्म के लिए एक पटकथा लिखी। 60 पीटर चेनिन सहित 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिकारियों से मुलाकात की और इसे टाइटैनिक पर रोमियो और जूलियट के रूप में पेश किया। 58 कैमरून ने कहा कि अधिकारी वाणिज्यिक क्षमता से आश्वस्त नहीं थे और इसके बजाय उनकी पिछली फिल्मों के समान एक्शन दृश्यों की उम्मीद कर रहे थे। 13 उन्होंने इस परियोजना को मंजूरी दे दी क्योंकि उन्हें कैमरून के साथ दीर्घकालिक संबंध की उम्मीद थी। 13, 14, 24 कैमरून ने फॉक्स को टाइटैनिक मलबे की शूटिंग से मिलने वाले प्रचार के आधार पर फिल्म को बढ़ावा देने के लिए राजी किया। 60 और 2 साल की अवधि में कई गोते आयोजित किए। 55 उन्होंने फॉक्स को यह भी आश्वस्त किया कि फिल्म के दृश्यों के लिए असली मलबे की शूटिंग विशेष प्रभावों के साथ अनुकरण करने के बजाय मूल्य प्रदान करेगी। हम या तो शॉट्स, विस्तृत मॉडल और मोशन कंट्रोल शॉट्स और सीजी और उस सब के साथ कर सकते हैं जिसमें एक्स राशि खर्च होगी, या हम एक्स प्लस 30% खर्च कर सकते हैं और वास्तव में असली मलबे पर जाकर शूटिंग कर सकते हैं। 58 1995 में अटलांटिक महासागर में मलबे पर चालक दल ने 12 बार शूटिंग की। यह काम जोखिम भरा था क्योंकि अगर पनडुब्बी संरचना में कोई छोटी सी भी खामी होती तो पानी का दबाव चालक दल को मार सकता था। 14 इसके अतिरिक्त प्रतिकूल परिस्थितियों ने कैमरून को फुटेज प्राप्त करने से रोक दिया। 14 एक गोता लगाने के दौरान सबमर्सिबल में से एक टाइटैनिक के पतवार से टकरा गया, जिससे पनडुब्बी और जहाज दोनों क्षतिग्रस्त हो गए और पनडुब्बी के प्रोपेलर के टुकड़े सुपरस्ट्रक्चर के चारों ओर बिखर गए। कप्तान के क्वार्टर का बाहरी बल्कहेड ढह गया, जिससे अंदरूनी हिस्सा उजागर हो गया और ग्रैंड सीढ़ी के प्रवेश द्वार के आसपास का क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया। 61 साइट पर उतरते हुए उन्होंने क्रू को इस बात पर जोर दिया कि टाइटैनिक आपदा केवल एक कहानी नहीं थी बल्कि वास्तविक घटना थी जिसमें जानमाल का वास्तविक नुकसान हुआ था। कैमरून ने कहा, इतने समय तक मलबे के आसपास काम करने के बाद आपको इसके गहरे दुख और अन्याय और इसके संदेश का इतना गहरा एहसास होता है। उन्होंने कहानी के भावनात्मक संदेश को व्यक्त करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी महसूस की क्योंकि उन्हें पता था कि मलबे का दौरा करने वाला कोई और फिल्म निर्माता शायद कभी न हो। 24 कैमरून को लगा कि टाइटैनिक का डूबना एक महान उपन्यास की तरह था जो वास्तव में घटित हुआ था, लेकिन यह घटना मात्र एक नैतिकता की कहानी बन गई थी। फिल्म दर्शकों को इतिहास जीने का अनुभव देगी। 55 खजाना खोजने वाले ब्रॉक लवेट ने उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जो कभी भी त्रासदी के मानवीय तत्व से जुड़े नहीं थे। 51 उनका मानना था कि जैक और रोज का रोमांस सबसे आकर्षक तत्व होगा। जब उनका प्यार अंततः नष्ट हो जाता है तो दर्शक नुकसान का शोक मनाएंगे। 55 उन्होंने कहा, मेरी सभी फिल्में प्रेम कहानियां हैं, लेकिन टाइटैनिक में मैंने आखिरकार संतुलन सही कर लिया। यह एक आपदा फिल्म नहीं है, यह वास्तविक इतिहास के एक शानदार आवरण के साथ एक प्रेम कहानी है। 24 पानी के नीचे के दृश्यों को फिल्माने के बाद कैमरून ने पटकथा लिखना शुरू किया। 60 वे मरने वाले लोगों को सम्मानित करना चाहते थे और उन्होंने टाइटैनिक के चालक दल और यात्रियों पर शोध करने में 6 महीने बिताए। 55 उन्होंने यात्रा और डूबने की घटनाओं की एक विस्तृत समयरेखा बनाई और इसे ऐतिहासिक विशेषज्ञों से सत्यापित करवाया। 58 शूटिंग की शुरुआत से ही टीम के पास जहाज पर क्या हुआ इसकी बहुत स्पष्ट तस्वीर थी। कैमरून ने कहा, इसने एक तरह से मानक को और ऊंचा कर दिया, इसने एक तरह से फिल्म को ऊंचा कर दिया। हम चाहते थे कि यह इतिहास के इस क्षण का एक निश्चित दृश्य हो, जैसे कि आप किसी टाइम मशीन में वापस चले गए हों और इसे शूट किया हो। 58 कैमरून 1958 की ब्रिटिश फिल्म टाइटैनिक ए नाइट टू रिमेंबर से प्रभावित थे, जिसे उन्होंने युवावस्था में देखा था। उन्होंने कुछ संवाद और दृश्यों की उदारतापूर्वक नकल की, जिसमें स्टीयरेज में यात्रियों की जीवंत पार्टी, 62 और डूबने के दौरान डेक पर बजने वाले संगीतकार शामिल थे। 28 कैमरून ने बीच के वर्षों को मूर्त और मार्मिक बनाने के लिए बुजुर्ग रोज के साथ रोमांस को फ्रेम किया। 55 जबकि विंसलेट और स्टुअर्ट का मानना था कि रोज फिल्म के अंत में मर जाती है। 63 64 कैमरून ने कहा, उत्तर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप व्यक्तिगत रूप से प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत रूप से। 10
स्केल मॉडलिंग। ल्यू पाल्टर और एल्सा रेवेन ने इसिडोर और इडा स्ट्रॉस की भूमिका निभाई है। इसिडोर आरएच मैसी एंड कंपनी के पूर्व मालिक, न्यूयॉर्क के पूर्व कांग्रेसमैन और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ब्रिज कमीशन के सदस्य हैं। डूबने के दौरान जोड़े को एक लाइफबोट पर एक साथ सीटें दी गईं। इसिडोर ने सभी महिलाओं और बच्चों को निकाले जाने से पहले जाने से इनकार कर दिया और अपनी पत्नी इडा से आगे जाने का आग्रह किया। इडा को लाइफबोट पर चढ़ने से इनकार करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि वह इसिडोर के साथ रहकर अपनी शादी की प्रतिज्ञा का सम्मान करेगी। उन्हें आखिरी बार अपने बिस्तर पर लेटे हुए और एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा गया था क्योंकि पानी उनके स्टेटरूम में भर गया था। असली इसिडोर और इडा स्ट्रॉस को भी एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा गया था। मार्टिन जार्विस सर कॉस्मो डफगॉर्डन के रूप में एक स्कॉटिश बैरोनेट जिसे लाइफबोट 1 में बचाया गया था। लाइफबोट 1 और 2 आपातकालीन नावें थीं जिनकी क्षमता 40 थी। नाव के डेक के आगे के छोर पर स्थित इन्हें किसी व्यक्ति के पानी में गिरने की स्थिति में लॉन्च करने के लिए तैयार रखा गया था। आपदा की रात लाइफबोट 1 लॉन्च होने वाली चौथी थी, जिसमें डफगॉर्डन, उनकी पत्नी और उनके सचिव सहित 12 लोग सवार थे। घटना के दौरान उनके आचरण के लिए बैरोनेट की बहुत आलोचना की गई थी। यह सुझाव दिया गया था कि वह महिलाओं और बच्चों को पहले नीति का उल्लंघन करते हुए आपातकालीन नाव पर चढ़ गया था और नाव पानी में संघर्ष कर रहे लोगों को बचाने के लिए वापस नहीं लौटी थी। उन्होंने लाइफबोट के प्रत्येक चालक दल को 5 पाउंड की पेशकश की, जिसे उनके आचरण की आलोचना करने वालों ने रिश्वत के रूप में देखा। उस समय डफगॉर्डन और उनकी पत्नी के सचिव ने उस समय लिखे एक पत्र में, जिसे 2007 में फिर से खोजा गया, ने कहा था कि उनकी नाव के लॉन्च होने के आसपास कोई महिला या बच्चे सवार होने के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे। इस बात की पुष्टि है कि टाइटैनिक की लाइफबोट 1 लगभग खाली थी और फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोक जाहिर तौर पर डफगॉर्डन और उनकी पत्नी और उनके सचिव को एक जगह देने के लिए खुश थे, बस इसे भरने के लिए। जब उन्होंने पूछा कि क्या वे चढ़ सकते हैं, डफगॉर्डन ने इस बात से इनकार किया कि लाइफबोट चालक दल को पैसे की उनकी पेशकश रिश्वत का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड की आपदा की जांच ने चालक दल को रिश्वत देने से डफगॉर्डन के इनकार को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह बनाए रखा कि अगर आपातकालीन नाव पानी में मौजूद लोगों की ओर बढ़ी होती तो यह उनमें से कुछ को बचाने में सक्षम हो सकती थी। 42-43 रोजलिंड आयर्स लेडी डफगॉर्डन के रूप में एक विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और सर कॉस्मो की पत्नी। उसे अपने पति के साथ लाइफबोट 1 में बचाया जाता है। वे कभी भी इस अफवाह से नहीं उबर पाए कि उन्होंने लाइफबोट के चालक दल को मलबे वाली जगह पर लौटने से मना कर दिया था क्योंकि वे डूब सकते थे। 44-45-46 जार्विस और आयर्स असल जिंदगी में पति पत्नी थे। रोशेल रोज नोएल लेस्ली के रूप में रोथ्स की काउंटेस को कैल और डेविड बुकेटर्स के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। सर कॉस्मो और लेडी डफगॉर्डन की तुलना में समाज में उच्च दर्जा होने के बावजूद वह दयालु है और नाव चलाने में मदद करती है और यहाँ तक कि स्टीयरेज यात्रियों की देखभाल भी करती है। स्कॉट जी एंडरसन फ्रेडरिक फ्लीट के रूप में वह चौकीदार जिसने हिमखंड देखा था। फ्लीट लाइफबोट 6 पर सवार होकर डूबते जहाज से बच निकलता है। पॉल ब्राइटवेल क्वार्टरमास्टर रॉबर्ट हिचेंस के रूप में 6 क्वार्टरमास्टरों में से एक और टक्कर के समय जहाज के पहिए पर। वह लाइफबोट 6 का प्रभारी है। डूबने के बाद वह वापस जाने और बचे हुए लोगों को लेने से इनकार कर देता है और अंततः नाव को मॉली ब्राउन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मार्टिन ईस्ट रेजिनाल्ड ली के रूप में कवे के घोंसले में दूसरा चौकीदार। वह डूबने से बच जाता है। ग्रेगरी कुक, जैक फिलिप्स, वरिष्ठ वायरलेस ऑपरेटर जिसे कैप्टन स्मिथ ने संकट संकेत भेजने का आदेश दिया था। क्रेग केली, हेरोल्ड ब्राइड, एक जूनियर वायरलेस ऑपरेटर। लियाम टूही चीफ बेकर चार्ल्स जॉगिन के रूप में। बेकर फिल्म में रोज को गिरने के बाद खड़े होने में मदद करते हुए दिखाई देते हैं। उसके और जैक के पीछे जहाज के स्टर्न तक जाते हैं और अंत में जहाज के डूबने पर उसकी रेलिंग पर लटके रहते हैं। एक फ्लास्क से ब्रांडी पीते हैं। असली जॉगिन की गवाही के अनुसार वह जहाज पर सवार होकर नीचे उतरे और अपने बालों को गीला किए बिना पानी में उतर गए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, संभवतः शराब के कारण। 47 हटाए गए एक दृश्य में उन्हें अपनी बोतल से ड्रिंक लेने से पहले डेकचेयर को पानी में फेंकते हुए दिखाया गया है।
4849। टेरी फॉरेस्टल मुख्य इंजीनियर जोसेफ जी बेल के रूप में। बेल और उनके लोगों ने डूबने के दौरान लाइट और बिजली चालू रखने के लिए काम किया ताकि संकट के संकेत बाहर आ सकें। फिल्म में बेल और सभी इंजीनियरों को टाइटैनिक के पेट में मरते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस बात के सबूत हैं कि जब बाढ़ गंभीर हो गई तो कम से कम कुछ इंजीनियरों को डेक पर आने के लिए छोड़ दिया गया था। ग्रीसर फ्रेडरिक स्कॉट ने लगभग 1:50 और 1:55 बजे के बीच 8 इंजीनियरों को स्टारबोर्ड बोट डेक पर इलेक्ट्रिक क्रेन के सामने खड़े होने की गवाही दी। तब तक सभी लाइफबोट जा चुके थे। 50 कैमियो। अकादमिक मस्तिस्लाव केल्डिश के कई चालक दल के सदस्य दिखाई देते हैं, जिनमें मीर स्वचालित डीप सबमर्जेंस व्हीकल के निर्माता और पायलट अनातोली सागालेविच भी शामिल हैं। 51 वैन लिंग ने फैंग लैंग का किरदार निभाया। उनकी पिछली कहानी ने कैमरून को डूबने से बचे चीनी बचे लोगों के एक समूह पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री द सिक्स बनाने के लिए प्रेरित किया। 52 एंडर्स फॉक, जिन्होंने टाइटैनिक हिस्टोरिकल सोसाइटी के लिए फिल्म के सेट के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्माई थी। फिल्म में एक स्वीडिश आप्रवासी के रूप में एक कैमियो उपस्थिति बनाते हैं, जिससे जैक डॉसन की मुलाकात उसके केबिन में प्रवेश करने पर होती है। एडवर्ड कामुदा और करेन कामुदा, तत्कालीन सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिन्होंने फिल्म सलाहकार के रूप में काम किया, उन्हें फिल्म में एक्स्ट्रा के रूप में लिया गया था। 53 चवन 5:00:00:00 यून्स गैलन 19:00:00:00 एल के बंद टैंक का इस्तेमाल अंदरूनी हिस्से को डुबाने के लिए किया गया था, जिसमें पूरा सेट पानी में झुकाया जा सकता था। ग्रैंड सीडी को डुबाने के लिए सेट को टैंक में उतारते समय उसमें 90,000 यून्स गैलन 3,40,000 लीटर्स पानी डाला गया था। अप्रत्याशित रूप से झरने ने सीढ़ी को उसके स्टील प्रबलित नींव से अलग कर दिया, हालांकि कोई भी घायल नहीं हुआ। टाइटैनिक के 744 फुट लंबे 227 मीटर बाहरी हिस्से का पहला आधा हिस्सा टैंक में उतारा गया था, लेकिन जहाज के सबसे भारी हिस्से के रूप में इसने पानी के खिलाफ एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम किया। सेट को पानी में डालने के लिए कैमरून ने सेट का अधिकांश हिस्सा खाली कर दिया और यहाँ तक कि खुद ही सैरगाह की कुछ खिड़कियों को भी तोड़ दिया। डाइनिंग सैलून को डुबाने के बाद वर्तमान में मलबे को पार करते हुए लवेट के आरओवी की शूटिंग में 3 दिन बिताए गए। 51 बर्फीले अटलांटिक में डूबने के बाद के दृश्यों को 350,000 यून्स गैलन 1:300,000 एल टैंक में फिल्माया गया था। 94 जहां जमे हुए शवों को अभिनेताओं पर एक पाउडर लगाकर बनाया गया था जो पानी के संपर्क में आने पर क्रिस्टलीकृत हो जाता था और बालों और कपड़ों पर मोम लगाया जाता था। 65 चरमोत्कर्ष दृश्य, जिसमें जहाज के डूबने से ठीक पहले उसका टूटना और अटलांटिक के तल में उसका अंतिम गोता शामिल है, में एक झुका हुआ पूर्ण आकार का सेट, 150 अतिरिक्त कलाकार और 100 स्टंट कलाकार शामिल थे। कैमरून ने पिछली टाइटैनिक फिल्मों की आलोचना की थी क्योंकि उनमें जहाज के अंतिम गोते को पानी के नीचे एक सुंदर स्लाइड के रूप में दर्शाया गया था। वह इसे भयावह रूप से अराजक घटना के रूप में चित्रित करना चाहते थे, जो वास्तव में थी। 14 अनुक्रम को पूरा करते समय लोगों को तेजी से झुकते हुए डेक से गिरना पड़ता था, सैकड़ों फीट नीचे गिरना पड़ता था और नीचे जाते समय रेलिंग और प्रोपेलर से उछलना पड़ता था। स्टंट कलाकारों के साथ इस अनुक्रम को फिल्माने के कुछ प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ मामूली चोटें आईं और कैमरून ने अधिक खतरनाक स्टंट रोक दिए। अंततः खतरनाक गिरावट के लिए कंप्यूटर जनरेटेड लोगों का उपयोग करके जोखिमों को कम किया गया। 14 प्रभावों के निर्माण के लिए एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। 95 संपादन कैमरून ने कहा कि टाइटैनिक की कहानी के कुछ पहलू ऐसे थे जो प्री और पोस्ट प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी वे कम महत्वपूर्ण होते गए। उन्होंने एसएस कैलिफोर्नियन को हटा दिया, वह जहाज जो उस रात टाइटैनिक के करीब था जब वह डूबी थी, लेकिन उसने रात के लिए अपना रेडियो बंद कर दिया था। उसके चालक दल के एसओएस कॉल नहीं सुने थे और उनके संकट के संकेतों का जवाब नहीं दिया था। कैमरून के अनुसार कैलिफोर्नियन से जुड़ा एक दृश्य काट दिया गया था क्योंकि यह आपको उस दुनिया पर वापस केंद्रित करता है। अगर टाइटैनिक एक रूपक के रूप में, एक सूक्ष्म जगत के रूप में, एक अर्थ में दुनिया के अंत के लिए शक्तिशाली है, तो वह दुनिया आत्मनिर्भर होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसे छोड़ना मुख्यधारा की फिल्म निर्माण के लिए समझौता नहीं था, बल्कि जोर देने के बारे में था फिल्म के लिए एक भावनात्मक सच्चाई बनाना। 24 पहले असेंबली कट के दौरान कैमरून ने अंत को बदल दिया। मूल संस्करण में ब्रॉक और लिजी नाव के पिछले हिस्से में बुजुर्ग रोज को देखते हैं और उन्हें डर लगता है कि वह आत्महत्या करने जा रही है। रोज बताती है कि उसके पास हमेशा से हार्ट ऑफ द ओशन हीरा था, लेकिन उसने इसे कभी नहीं बेचा ताकि वह कैल के पैसे के बिना अपने दम पर रह सके। वह ब्रॉक को इसे रखने देती है, लेकिन ब्रॉक से कहती है कि जीवन अमूल्य है और हीरे को समुद्र में फेंक देती है। यह स्वीकार करने के बाद कि खजाना बेकार है, ब्रॉक अपनी मूर्खता पर हंसता है। संपादन कक्ष में कैमरून ने फैसला किया कि इस बिंदु तक दर्शकों को ब्रॉक लवेट में कोई दिलचस्पी नहीं होगी और उन्होंने दृश्य को काट दिया ताकि रोज जब हीरा गिराए तो अकेली रहे। वह टाइटैनिक के डूबने के बाद दर्शकों की उदासी को भी बाधित नहीं करना चाहता था। 96 पैक्सटन इस बात से सहमत थे कि ब्रॉक के आत्मज्ञान और हंसी वाला उनका दृश्य अनावश्यक था। उन्होंने कहा, ऐने दृश्य को बेहतर बनाने के लिए हेरोइन का इंजेक्शन लिया होता, तब तक हमारा काम हो चुका था। अगर आप समझदार हैं और आप अहंकार और आत्ममुग्धता को इससे दूर रखते हैं, तो आप फिल्म को सुनेंगे और फिल्म आपको बताएगी कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। 97 फिल्मांकन का कार्यक्रम 138 दिनों तक चलने वाला था, लेकिन इसे बढ़ाकर 160 दिन कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर 23 मार्च 1997 को फिल्मांकन पूरा हुआ। 8 कई कलाकार ठंडे पानी में घंटों बिताने के बाद सर्दी, फ्लू या किडनी के संक्रमण से ग्रस्त हो गए, जिनमें विंसलेट भी शामिल थीं। अंत में उसने फैसला किया कि वह कैमरून के साथ तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि वह बहुत सारा पैसा नहीं कमा लेती। 81 कई अन्य लोगों ने उत्पादन छोड़ दिया और 3 स्टंटमैन की हड्डियां टूट गईं, लेकिन स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड ने जांच के बाद फैसला किया कि सेट पर कुछ भी स्वाभाविक रूप से असुरक्षित नहीं था। 81 इसके अतिरिक्त डिकैप्रियो ने कहा कि ऐसा कोई बिंदु नहीं था जब उन्हें लगा कि फिल्मांकन के दौरान वे खतरे में हैं। 82 कैमरून एक भावुक कार्यनीति में विश्वास करते थे। मैं मांग कर रहा हूं और मैं अपने दल से भी मांग कर रहा हूं। सैन्य रूप से एक तरह का होने के मामले में मुझे लगता है कि हजारों अतिरिक्त लोगों और बड़ी रसद से निपटने और लोगों को सुरक्षित रखने में इसका एक तत्व है। मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोगों से निपटने में आपको काफी सख्त कार्यप्रणाली अपनानी होगी। 81 टाइटैनिक के फिल्मांकन की लागत बढ़ती गई और अंततः $200 मिलियन तक पहुंच गई। 4, 5, 6 स्क्रीन टाइम के प्रति मिनट $1 मिलियन से थोड़ा अधिक। 83 फॉक्स के अधिकारी घबरा गए और उन्होंने 3 घंटे की फिल्म से 1 घंटे के विशिष्ट कट का सुझाव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि विस्तारित लंबाई का मतलब कम शो होंगे, इस प्रकार कम राजस्व, भले ही लंबे महाकाव्य निर्देशकों को ऑस्कर जीतने में मदद करने की अधिक संभावना रखते हों। कैमरून ने फॉक्स से कहा, आप मेरी फिल्म काटना चाहते हैं? आपको मुझे निकालना होगा। आप मुझे निकालना चाहते हैं? आपको मुझे मारना होगा। 13 अधिकारी फिर से शुरू नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसका मतलब उनके पूरे निवेश का नुकसान होगा। अधिकारियों ने शुरू में मुनाफे के अपने हिस्से को त्यागने के कैमरून के प्रस्ताव को एक खाली इशारा के रूप में अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की कि लाभ की संभावना नहीं होगी। फॉक्स ने सबसे पहले यूनिवर्सल पिक्चर्स से संपर्क किया क्योंकि उन्होंने कैमरून की ट्रू लाइज 1994 के अंतर्राष्ट्रीय वितरण अधिकार तब हासिल कर लिए थे जब उत्पादन लागत बढ़ने लगी थी। हालांकि यूनिवर्सल ने फॉक्स को ठुकरा दिया। इसके बजाय फॉक्स और पैरामाउंट पिक्चर्स मई 1996 में एक साथ आए, जब दोनों स्टूडियो ने मेल गिब्सन की ब्रेवहार्ट 1995 के वितरण में सहयोग किया था और अंततः एक साथ मिलकर फिल्म का सवित्त पोषण करने और वितरण अधिकारों को विभाजित करने पर सहमत हुए। 84 अपने $135 मिलियन के निवेश को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में फॉक्स ने फिल्म के घरेलू अधिकार पैरामाउंट को बेच दिए, जिसके बदले में पैरामाउंट ने फॉक्स को उत्पादन के लिए अतिरिक्त $65 मिलियन प्रदान किए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बरकरार रखे। हालांकि फॉक्स आगे चलकर किसी भी तरह के बजट ओवररन के लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन पैरामाउंट के साथ सौदे के हिस्से के रूप में फिल्म पर आधारित किसी भी मर्चेंडाइज की बिक्री से होने वाले सभी मुनाफे को भी बरकरार रखेगा। 85 86
कैमरून ने अपने हिस्से को छोड़ने को जटिल बताया। संक्षेप में कहें तो फिल्म की लागत आनुपातिक रूप से T2 और ट्रू लाइज से कहीं ज्यादा थी। उन फिल्मों की लागत शुरुआती बजट से 7 या 8% ज्यादा थी। टाइटैनिक का भी शुरू में बजट बड़ा था, लेकिन यह और भी ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने कहा। निर्माता और निर्देशक के तौर पर मैं उस स्टूडियो की जिम्मेदारी लेता हूं जो चेक लिख रहा है, इसलिए मैंने उनके लिए इसे कम दर्दनाक बना दिया। मैंने 2 अलग-अलग मौकों पर ऐसा किया। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया, वे खुश थे कि मैंने ऐसा किया। 24 फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बीच फॉक्स के एक कार्यकारी विलियम मैकेनिक ने टिप्पणी की कि जिम कैमरून ने हमें बताया कि हमारे पास एक महंगी खराब फिल्म या एक ज्यादा महंगी संभावित बढ़िया फिल्म हो सकती है। हमने अपना फैसला किया और हमने सबसे अच्छा विकल्प चुना। 87 जुलाई 2024 में कैमरून ने कहा कि यह वास्तव में सहनिर्माता जॉन लैंडो थे जिन्होंने टाइटैनिक के निर्माण के दौरान स्टूडियो के दबाव का खामियाजा उठाया। 88 कैमरून के अनुसार लैंडो ने मेरे दिमाग में जो फिल्म देखी उसे बनाने के लिए मुझे समय और संसाधन प्रदान करने के लिए अपना सब कुछ दिया। 88 डाक उत्पादन प्रभाव कैमरून विशेष प्रभावों की सीमा को आगे बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने डिजिटल डोमेन और पैसिफिक डेटा इमेजेस को डिजिटल तकनीक में विकास जारी रखने के लिए भर्ती किया, जिसे उन्होंने द एबिस और टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में अग्रणी बनाया था। टाइटैनिक के बारे में कई पिछली फिल्मों में पानी को धीमी गति में शूट किया गया था, जो पूरी तरह से आश्वस्त करने वाला नहीं लगा। 89 कैमरून ने अपने चालक दल को जहाज के 45 फुट लंबे 14 मीटर लघुचित्र को शूट करने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि हम व्हाइट स्टार लाइन के लिए एक विज्ञापन बना रहे हैं। 90 बाद में डिजिटल पानी और धुआं जोड़ा गया क्योंकि मोशन कैप्चर स्टेज पर अतिरिक्त कैप्चर किए गए थे। विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर रॉब लेगाटो ने डिजिटल एक्स्ट्रा और स्टंटमैन के लिए खुद और अपने बच्चों सहित कई अभिनेताओं के चेहरों को स्कैन किया। 89 जहाज के इंजन में सेट किए गए दृश्यों के लिए एसएस जेरेमिया ओब्रायन के इंजन के फुटेज को लघु समर्थन फ्रेमों के साथ संयोजित किया गया था और अभिनेताओं को एक ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था। 91 पैसे बचाने के लिए प्रथम श्रेणी के लाउंज में अभिनेताओं के पीछे एक ग्रीन स्क्रीन पृष्ठभूमि में शामिल एक लघु सेट था। 92 लाउंज के लघु मॉडल को बाद में कमरे के विनाश का अनुकरण करने के लिए कुचल दिया जाएगा और कैमरे के बाहर पानी के जेट से भरे प्रथम श्रेणी के गलियारे का एक स्केल मॉडल बनाया जाएगा। टाइटैनिक के निर्माता एयरलैंड एंड वोल्फ ने अपने निजी अभिलेखागार को चालक दल के लिए खोल दिया और उन ब्लूप्रिंट को साझा किया जिनके बारे में पहले माना जाता था कि वे खो गए हैं। जहाज के अंदरूनी हिस्सों के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर पीटर लेमोंट की टीम ने उस युग की कलाकृतियों की तलाश की। जहाज के नएपन का मतलब था कि हर प्रॉप को खरोंच से बनाना था। 65 फॉक्स ने मेक्सिको में प्लायास डी रोसारिटो के दक्षिण में 40 एकड़ का तट खरीदा और 31 मई 1996 को एक नए स्टूडियो का निर्माण शुरू किया। पुनर्निर्मित जहाज के बाहरी हिस्से के लिए 17 मिलियन गैलन का एक क्षितिज टैंक बनाया गया, जो 270 डिग्री का समुद्री दृश्य प्रदान करता है। जहाज को पूर्ण पैमाने पर बनाया गया था, लेकिन लेमोंट ने जहाज को टैंक में फिट करने के लिए अधिरचना और फॉरवर्ड वेल डेक पर अनावश्यक खंडों को हटा दिया। जहाज के डूबने के क्रम में उसे झुकाने के लिए 50 फीट का एक उठाने वाला प्लेटफॉर्म था। स्टर्न सेक्शन का 60 फीट एक 8वां स्केल मॉडल नौसेना के वास्तुकार जे कांटोला द्वारा टाइटैनिक की बहन जहाज RMS ओलंपिक की योजनाओं का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। 66 मॉडल के ऊपर 600 फीट 180 मीटर रेल ट्रैक पर 162 फीट लंबा 49 मीटर टावर क्रेन था, जो एक संयुक्त निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और कैमरा प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता था। 51 टाइटैनिक के आंतरिक कमरों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेटों को टाइटैनिक के बिल्डरों की तस्वीरों और योजनाओं का उपयोग करके बिल्कुल वैसा ही पुनः प्रस्तुत किया गया था। ग्रैंड सीढ़ी, जो फिल्म में प्रमुखता से दिखाई देती है, को उच्च मानक के अनुसार फिर से बनाया गया था, हालांकि इसे मूल की तुलना में 30% चौड़ा किया गया था और स्टील गडर्स के साथ मजबूत किया गया था। मेक्सिको और ब्रिटेन के शिल्पकारों ने टाइटैनिक के मूल डिजाइनों के आधार पर अलंकृत पैनलिंग और प्लास्टर वर्क को तराशा। 67 कालीन, असबाब, फर्नीचर के अलग अलग टुकड़े, प्रकाश जुड़नार, कुर्सियां,
कटलरी और प्रत्येक टुकड़े पर व्हाइट स्टार लाइन शिखा के साथ क्रॉकरी मूल डिजाइनों के अनुसार फिर से बनाई गई वस्तुओं में से थीं। 68 कैमरून ने ऐतिहासिक विवरण को प्रमाणित करने के लिए 2 टाइटैनिक इतिहासकारों डॉन लिंच और केन मार्शल को काम पर रखा था। 14 उत्पादन मुख्य फोटोग्राफी 31 जुलाई 1996 8 को डार्टमाउथ नोवा स्कोटिया में अकादमिक मस्तिस्लाव केल्डिश पर आधुनिक समय के अभियान दृश्यों के साथ शुरू हुई। 51 सितंबर 1996 में उत्पादन मेक्सिको के रोसारिटो में नवनिर्मित फॉक्स बाजा स्टूडियो में चला गया, जहां एक पूर्ण पैमाने पर टाइटैनिक का निर्माण किया गया था। 51 पूप डेक एक काज पर बनाया गया था जो कुछ ही सेकंड में 0 से 90 डिग्री तक बढ़ सकता था, जैसे डूबने के दौरान जहाज का स्टर्न ऊपर उठा था। 69 स्टंटमैन की सुरक्षा के लिए कई प्रॉप्स फोम रबर से बने थे। 70 15 नवंबर तक बोर्डिंग दृश्यों की शूटिंग हो रही थी। 69 इससे साउथहैम्पटन से जहाज के प्रस्थान की शूटिंग में समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि यह अपने बंदरगाह की ओर डॉक किया गया था। लिखित निर्देशों के साथ साथ प्रॉप्स और वेशभूषा के कार्यान्वयन को उलटना पड़ा। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्क्रिप्ट में अपने दाईं ओर चलता है तो उसे शूटिंग के दौरान बाईं ओर चलना पड़ता था। पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म को सही दिशा में पलट दिया गया। 71 1912 में उच्च वर्ग के शिष्टाचार के बारे में कलाकारों को निर्देश देने के लिए एक पूर्णकालिक शिष्टाचार कोच को काम पर रखा गया था। 14 इसके बावजूद कई आलोचकों ने फिल्म में कालक्रम संबंधी विसंगतियों को नोट किया। 72 73 पेंसिल से बनाई गई एक स्केच जिसमें एक महिला को दिखाया गया है जिसका चेहरा कुछ सख्त है और वह कुर्सी और तकिए पर नग्न अवस्था में लेटी हुई है। उसके गले में केवल हीरे का हार है। चित्र को स्तन से नीचे तक काटा गया है। कैमरून का स्केच जिसमें रोज ने हार्ट ऑफ द ओशन पहना हुआ है। यह दृश्य पहले शॉट में से एक था क्योंकि मुख्य सेट तैयार नहीं था। 24 कैमरून ने जैक के रोज के चित्र का रेखाचित्र बनाया। विंसलेट ने स्विमिंग सूट में पोज दिया। 74 75 कैमरून को लगा कि इस दृश्य में दमन और स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि थी। आप जानते हैं कि उसके लिए इसका क्या मतलब है, वह स्वतंत्रता जो उसे महसूस हो रही होगी। इस कारण से यह एक तरह से उत्साहजनक है, उन्होंने कहा। 74 24 रेखाचित्र दृश्य डिकैप्रियो और विंसलेट का एक साथ पहला दृश्य था। यह किसी भी तरह के डिजाइन से नहीं था, हालांकि मैं इसे बेहतर तरीके से डिजाइन नहीं कर सकता था। उनमें एक घबराहट, एक ऊर्जा और एक झिझक है, कैमरून ने कहा। उन्होंने एक साथ रिहर्सल की थी, लेकिन उन्होंने एक साथ कुछ भी शूट नहीं किया था। अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मैं शायद इसे शूट के मुख्य भाग में और गहराई से डालना पसंद करता। कैमरून ने कहा कि वह और उनका दल बस शूट करने के लिए चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बड़ा सेट महीनों से तैयार नहीं था, इसलिए हम शूट करने के लिए जो कुछ भी मिल सकता था उसे भरने की कोशिश कर रहे थे। कैमरून को लगा कि अंतिम दृश्य अच्छा काम कर रहा है। 24 शूटिंग एक कठिन अनुभव था जिसने कैमरून की हॉलीवुड में सबसे डरावने आदमी के रूप में दुर्जय प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उन्हें समझौता न करने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले पूर्णतावादी और 300 डेसिबल चीखने वाले मेगाफोन और वॉकीटॉकी के साथ आधुनिक समय के कैप्टन ब्लाई के रूप में जाना जाता है, जो 162 फीट की क्रेन पर लोगों के चेहरों पर झपट्टा मारते हैं। 76 विंसलेट को फिल्मांकन के दौरान कोहनी की हड्डी में चोट लग गई थी और उन्हें चिंता थी कि वे 17 मीटर गैलन पानी के टैंक में डूब जाएंगी जिसमें जहाज डूब जाएगा। ऐसे कई बार थे जब मैं वास्तव में उनसे डरती थी। जिम का गुस्सा इतना है कि आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। 76 भगवान धिक्कार है। वह कुछ गरीब क्रू मेंबर पर चिल्लाता था, यह वही है जो मैं नहीं चाहता था। 76 बिल पैक्सटन अपने पहले के अनुभव से कैमरून की कार्यनीति से परिचित थे और उन्होंने कहा, सेट पर बहुत सारे लोग थे। जिम उन लोगों में से नहीं है जिनके पास दिल और दिमाग जीतने का समय है। 76 क्रू को लगा कि कैमरून में एक दुष्ट अहंकार है और इसलिए उसका उपनाम मिज जिम को उल्टा रखा गया। 76 आलोचना के जवाब में कैमरून ने कहा, फिल्म निर्माण युद्ध है, व्यवसाय और सौंदर्यशास्त्र के बीच एक महान लड़ाई। 76 फिल्म पर 800 से अधिक क्रू सदस्यों ने काम किया। 77 9 अगस्त 1996 को
कनाडा में एकेडमिक मस्तिस्लाव केल्डिश की शूटिंग के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति, जिसके चालक दल का सदस्य होने का संदेह था, ने कैमरून और कई अन्य लोगों द्वारा डार्टमाउथ, नोवा स्कोटिया में एक रात खाए गए सूप में विघटनकारी दवा पीसीपी डाल दी। 78 इसने 50 से अधिक लोगों को अस्पताल भेज दिया। 78 पैक्सटन और कैमरून ने सूप खाया और अस्पताल चले गए, लेकिन पैक्सटन ने कैमरून से यह कहते हुए जाने का फैसला किया, जिम, मैं यहाँ नहीं घूमने वाला, यह बेदम है। मैं सेट पर वापस जाऊंगा और बस एक केस बियर पीऊंगा। 79 अभिनेता लुइस सेबनेथी ने कहा, वहां लोग बस लौट रहे थे, पूरी तरह से बेसुध। उनमें से कुछ ने कहा कि वे धारिया और साइकेडेलिक्स देख रहे थे। 13 एक आंख पूरी तरह से लाल थी, टर्मिनेटर की आंख की तरह। एक पुतली, कोई आइरिस नहीं, चुकंदर की तरह लाल। दूसरी आंख ऐसी दिख रही थी जैसे वह 4 साल की उम्र से गोंद सूंघ रहा हो। 73 नोवा स्कोटिया स्वास्थ्य विभाग ने 27 अगस्त को पुष्टि की कि सूप में पीसीपी था। पहली टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किए गए संस्करण में जैक और रोज के बारग्रस्त डाइनिंग सैलून में भागने के बाद जैक और लवजॉय के बीच लड़ाई दिखाई गई थी। 98 यह दृश्य फिल्म को और अधिक रहस्य देने के लिए लिखा गया था और कैल ने लवजॉय, उनके सेवक को हार्ट ऑफ द ओशन देने की पेशकश की थी अगर वह इसे जैक और रोज से प्राप्त कर सकता है। लवजॉय डूबते हुए प्रथम श्रेणी के भोजन कक्ष में जोड़ी के पीछे जाता है। जैक उस पर हमला करता है और उसका सिर खिड़की से टकरा देता है। यही कारण है कि फिल्म में बाद में लवजॉय को चोट लगती है। परीक्षण दर्शकों ने कहा कि धन के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना अवास्तविक होगा और कैमरून ने इसे इस कारण से काट दिया, साथ ही समय और गति के कारणों से भी। महासागर का हृदय। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। मई 2023 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। हार्ट ऑफ द ओशन यहाँ पुनर्निर्देशित होता है। अन्य उपयोगों के लिए हार्ट ऑफ द ओशन बहुविकल्पी देखें। हार्ट ऑफ द ओशन डिजाइन के लिए लंदन स्थित ज्वेलर्स एस्प्रे और गैरार्ड ने सफेद सोने में जड़े क्यूबिक सिरकोनिया का इस्तेमाल किया। 99 ताकि एडवर्डियन शैली का हार बनाया जा सके जिसे फिल्म में एक प्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। स्टूडियो ने 3 भिन्नताएं डिजाइन की और बनाईं जो बहुत समान थीं लेकिन चरित्र में अद्वितीय और अलग थीं। उनमें से 2 का इस्तेमाल फिल्म में किया गया जबकि तीसरा फिल्म रिलीज होने तक इस्तेमाल नहीं किया गया। 3 हार आमतौर पर मूल प्रॉप जे पीटरमैन हार और एस्प्रे हार के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे और अंतिम डिजाइन का उपयोग फिल्म में नहीं किया गया था। फिल्म की सफलता के बाद एस्प्रे एंड गैरार्ड को मूल डिजाइन का उपयोग करके एक प्रामाणिक हार्ट ऑफ द ओशन नेकलेस बनाने का काम सौंपा गया। इसका परिणाम एक प्लेटिनम सेट 171 कैरेट 34.2 ग्राम दिल के आकार का सीलोन नीलम था जो 103 हीरों से घिरा था। 99 इस डिजाइन में एक बहुत बड़ा उल्टा नाशपाती के आकार का सीलोन नीलम था जिसमें दिल जैसा दिखने वाला एक सूक्ष्म फांक था। इस हार की चेन में गोल, नाशपाती और मार्कीज कट सफेद हीरे का मिश्रण भी था। बेल में एक दिल के आकार का सफेद हीरा भी था जिसमें एक और गोल कट हीरा एक उल्टे नाशपाती के आकार के हीरे से जुड़ा था जिसे फिर मुख्य पत्थर के पिंजरे से जोड़ा गया था। इसे एक अज्ञात एस्प्रे क्लाइंट 100 को $1.4 मिलियन 2024 में $2.7 मिलियन के बराबर में बेचा गया था। इस समझौते के तहत कि डायन इसे 2 रात बाद 1998 के अकादमी पुरस्कार समारोह में पहनेगी। तब से यह हार सार्वजनिक देखने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। साउंड ट्रैक। मुख्य लेख टाइटैनिक मोशन पिक्चर से संगीत और टाइटैनिक पर वापसी। कैमरून ने टाइटैनिक की रचना आयरिश नए जमाने की संगीतकार एनिया के काम को सुनते हुए की थी। 101 एनिया द्वारा फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद 102 कैमरून ने इसके बजाय जेम्स हॉर्नर को चुना। एलियंस पर एक अशांत कामकाजी अनुभव के बाद दोनों अलग हो गए थे। 103 लेकिन टाइटैनिक ने एक सफल सहयोग को मजबूत किया जो हॉर्नर की मृत्यु तक चला। 104 पूरी फिल्म में सुनाई देने वाली आवाजों के लिए हॉर्नर ने नॉर्वेजियन गायक सिसेल किर्कजेबो को चुना जिन्हें आमतौर पर सिसेल
के नाम से जाना जाता है। हॉर्नर सिसेल को उनके एल्बम इनर्स्ट आई सेलेन से जानते थे और उन्हें विशेष रूप से उनका एग वेट आई हिमरिक ई बोर्ग आई नो इन हेवन देयर इज ए कैसल गाना पसंद आया। उन्होंने सिसेल को चुनने से पहले लगभग 30 गायकों को आजमाया। 105 हॉर्नर ने विल जेनिंग्स के साथ गुप्त रूप से अंतिम थीम माई हार्ट विल गो ऑन लिखी क्योंकि कैमरून फिल्म में कोई गाना नहीं चाहते थे। 106 सेलिन डायोन अपने पति रेने एंजेलिल के कहने पर एक डेमो रिकॉर्ड करने के लिए सहमत हो गईं। हॉर्नर ने कैमरून को गाना पेश करने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि वह उचित मूड में ना जाए। इसे कई बार बजाने के बाद कैमरून ने अपनी स्वीकृति की घोषणा की, हालांकि उन्हें चिंता थी कि फिल्म के अंत में व्यावसायिक होने के लिए उनकी आलोचना की जाएगी। 106 कैमरून चिंतित स्टूडियो अधिकारियों को भी खुश करना चाहते थे और उन्होंने देखा कि उनकी फिल्म का एक हिट गाना इसके पूरा होने की गारंटी देने में केवल एक सकारात्मक कारक हो सकता है। 14 साउंड ट्रैक 27 मिलियन से अधिक की बिक्री के साथ 1998 का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। 9 मुक्त करना टाइटैनिक की रिलीज से पहले विभिन्न फिल्म समीक्षकों ने भविष्यवाणी की थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी निराशा होगी, खासकर इसलिए क्योंकि यह उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। 76 136 137 138 जब इसे 1997 की शरद ऋतु में प्रेस को दिखाया गया तो यह बहुत बड़ी आशंकाओं के साथ था, क्योंकि स्क्रीनिंग के प्रभारी लोगों का मानना था कि वे अपनी नौकरी खोने के कगार पर थे इस बड़ी तस्वीर के कारण, जिस पर आखिरकार 2 स्टूडियो को इसके निर्माण के बड़े भार को साझा करने के लिए एक साथ आना पड़ा। 137 कैमरून ने भी फिल्मांकन के दौरान एक बिंदु पर सोचा कि वह विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने टाइटैनिक पर पिछले 6 महीनों में पूरी तरह से यह जानते हुए काम किया कि स्टूडियो को $100 मिलियन का नुकसान होगा। यह एक निश्चितता थी। 76 जैसे जैसे फिल्म रिलीज के करीब आई, कैमरून पर उनके अहंकार और अत्यधिक अपव्यय के लिए विशेष रूप से विष उगला गया। लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए एक फिल्म समीक्षक ने लिखा कि कैमरून का अति अभिमान इस परियोजना को खत्म करने के करीब पहुंच गया है और यह फिल्म पुरानी हॉलीवुड रोमांस की एक घिसी-पिटी, पूरी तरह से व्युत्पन्न प्रतिलिपि है। 76 एले के श्राइन ऑडिटोरियम के मंच पर निर्देशक को भूलना मुश्किल है, जो खुशी से झूम रहे थे। एक सुनहरा ऑस्कर स्टैचू हवा में उड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे, ए दुनिया का राजा हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, यह टाइटैनिक में सबसे प्रसिद्ध लाइन थी। लियोनार्डो डिकैप्रियो के चरित्र ने कहा था जब वह बर्बाद जहाज के अगले हिस्से पर हवा में झुक गया था। कैमरून द्वारा इस लाइन का जाप 1 अरब के करीब टेलीविजन दर्शकों के सामने, सभी आलोचकों, खासकर उनके ठीक सामने बैठे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चले जाओ था। टाइटैनिक की आलोचना पर कैमरून की प्रतिक्रिया पर द टाइम्स के क्रिस्टोफर गुडविन 76 जब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभूतपूर्व प्रदर्शन के साथ सफलता हासिल की तो इसे एक प्रेम कहानी होने का श्रेय दिया गया जिसने अपने दर्शकों की भावनाओं पर कब्जा कर लिया। 136 फिल्म खुलने के 10 सप्ताह बाद 3200 स्क्रीन पर चल रही थी। 137 और चार्ट के शीर्ष पर अपने 15 सीधे हफ्तों में से रिलीज के 9वें सप्ताह में कुल बिक्री में 43% की बढ़ोतरी हुई। इसने अपने पहले 10 सप्ताहांतों में से प्रत्येक के लिए $20 मिलियन से अधिक की कमाई की। 139 और 14 सप्ताह के बाद भी सप्ताह के दिनों में $1 मिलियन से अधिक ला रहा था। 137 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने अनुमान लगाया कि 7% अमेरिकी किशोर लड़कियों ने 5वें सप्ताह तक टाइटैनिक को 2 बार देखा था। 140 हालांकि युवा महिलाएं जिन्होंने फिल्म को कई बार देखा और बाद में लियोमेनिया का कारण बनी, उन्हें अक्सर फिल्म को उसके सर्वकालिक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। 141 अन्य रिपोर्टों ने फिल्म की सफलता का श्रेय सकारात्मक मौखिक प्रचार और प्रेम कहानी के साथ साथ ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेशल इफेक्ट के कारण बार बार दर्शकों की संख्या को दिया है। 139 142 हॉलीवुड रिपोर्टर ने अनुमान लगाया कि $487 मिलियन की संयुक्त उत्पादन और प्रचार लागत के बाद फिल्म ने $1.4 बिलियन का शुद्ध लाभ कमाया, जिसमें सहायक स्रोतों के बाद आधुनिक लाभ $4 बिलियन तक था। 143 टाइटैनिक का पुरुषों पर प्रभाव भी विशेष रूप से सराहनीय रहा है। 144 145
146 इसे पुरुषों को रुलाने वाली फिल्मों में से एक माना जाता है। 144 145 MSNBC के इयान होडर ने कहा कि पुरुष जैक की साहसिक भावना और रोज को जीतने के उसके महत्वाकांक्षी व्यवहार की प्रशंसा करते हैं, जो जैक के साथ उनके भावनात्मक लगाव में योगदान देता है। 144 फिल्म की पुरुषों को रुलाने की क्षमता की 2009 की फिल्म ज़ोम्बीलैंड में संक्षेप में पैरोडी की गई थी, जहां चरित्र तलासी वुडी हैरेल्सन अपने छोटे बेटे की मौत को याद करते हुए कहता है, "मैंने टाइटैनिक के बाद से इस तरह नहीं रोया है।" 147 अटलांटिक के स्कॉट मेस्लो ने कहा कि टाइटैनिक को शुरू में किसी बचाव की जरूरत नहीं लगती, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए इसके मुख्य आलोचकों द्वारा इसे 15 साल की लड़कियों के लिए फिल्म माना जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि टाइटैनिक को किशोर लड़कियों के लिए फूड के रूप में खारिज करना फिल्म की उपलब्धियों पर विचार करने में विफल रहता है। यह भव्य 3+ घंटे का ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा सभी के लिए एक फिल्म है, जिसमें किशोर लड़के भी शामिल हैं। मेस्लो ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों द्वारा फिल्म को उच्च स्थान दिए जाने के बावजूद, जो कि आयरन मैन जैसी किशोर लड़कों को लक्षित फिल्मों की रेटिंग से मेल खाता है, लड़कों और पुरुषों द्वारा टाइटैनिक को पसंद न करने की बात आम है। उन्होंने एक बच्चे के रूप में फिल्म को अस्वीकार करने की बात स्वीकार की, जबकि गुप्त रूप से इसे पसंद करते थे। उन्होंने कहा, "यह तत्वों का संग्रह है, इतिहास, रोमांस, एक्शन, जिसने टाइटैनिक को दुनिया भर के सभी उम्र के दर्शकों के लिए एक अनूठा प्रस्ताव बनाया और बनाना जारी रखा है।" उन्होंने कहा, "टाइटैनिक में खामियां हैं, लेकिन अपनी सारी विरासत के बावजूद यह अपनी मध्यमवर्गीय प्रतिष्ठा से बेहतर है, जैसा कि आप मानते हैं। यह 15 साल की लड़कियों के लिए एक बेहतरीन फिल्म है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बाकी सभी के लिए भी एक बेहतरीन फिल्म नहीं है।" फिल्म में उद्धरणों ने इसकी लोकप्रियता में सहायता की। टाइटैनिक का कैच फ्रेज, "मैं दुनिया का राजा हूं", फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय उद्धरणों में से एक बन गया। 148 149 कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफेसर रिचर्ड हैरिस के अनुसार, जिन्होंने अध्ययन किया कि लोग सामाजिक परिस्थितियों में फिल्मों का हवाला क्यों देना पसंद करते हैं, रोजमर्रा की बातचीत में फिल्म उद्धरणों का उपयोग करना एक चुटकुला सुनाने के समान है और दूसरों के साथ एकजुटता बनाने का एक तरीका है। उन्होंने कहा, "लोग खुद के बारे में अच्छा महसूस करने, दूसरों को हंसाने, खुद को हंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।" 149 कैमरून ने फिल्म की सफलता को साझा करने के अनुभव से काफी लाभ होने के रूप में समझाया। "जब लोगों को मूवी थिएटर में कोई ऐसा अनुभव होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, तो वे इसे साझा करना चाहते हैं। वे अपने दोस्त को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ताकि वे इसका आनंद ले सकें," उन्होंने कहा। वे उन्हें यह खबर देने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं कि यह उनके जीवन में होने लायक कुछ है। टाइटैनिक इसी तरह काम करता है। 150 मीडिया अवेयरनेस नेटवर्क ने कहा, "ब्लॉकबस्टर थिएटर फिल्म के लिए सामान्य बार-बार देखने की दर लगभग 5% है। टाइटैनिक के लिए बार-बार देखने की दर 20% से अधिक थी। 14 बॉक्स ऑफिस की प्राप्तियां और भी प्रभावशाली थीं, जब फिल्म की 3 घंटे और 14 मिनट की लंबाई का मतलब था कि इसे सामान्य फिल्म के 4 शो की तुलना में दिन में केवल 3 बार दिखाया जा सकता था। इसके जवाब में कई सिनेमाघरों ने आधी रात को शो शुरू किए और लगभग 3:30 बजे तक फुल हाउस के साथ पुरस्कृत किया गया। 14 टाइटैनिक ने 12 साल तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। 151 कैमरून की अगली फिल्म अवतार को दुनिया भर में इसकी कमाई को पार करने की वास्तविक संभावना वाली पहली फिल्म माना गया। 152 153 और 2010 में ऐसा हुआ। 113 इस बात के कई स्पष्टीकरण दिए गए कि फिल्म टाइटैनिक को सफलतापूर्वक चुनौती देने में सक्षम क्यों थी। एक के लिए, टाइटैनिक की 2/3 कमाई विदेशों में हुई थी और अवतार ने भी इसी तरह की कमाई की। अवतार ने दुनिया भर के 106 बाजारों में ओपनिंग की और उन सभी में नंबर 1 रहा, और रूस जैसे बाजार, जहां टाइटैनिक ने 1997 और 1998 में मामूली प्राप्तियां देखीं, आज पहले से कहीं ज्यादा स्क्रीन और फिल्म देखने वालों के साथ बहुत गर्म हैं।
154 बॉक्स ऑफिस मोजो के अध्यक्ष ब्रैंडन ग्रे ने कहा कि अवतार भले ही टाइटैनिक के राजस्व रिकॉर्ड को हरा दे, लेकिन फिल्म के दशकों में टाइटैनिक को पीछे छोड़ने की संभावना नहीं है। 1990 के दशक के अंत में टिकट की कीमतें लगभग $3 सस्ती थीं। 152 दिसंबर 2009 में कैमरून ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि टाइटैनिक को उसके शिखर से नीचे गिराने की कोशिश करना यथार्थवादी है। पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत अच्छी फिल्में आई हैं। टाइटैनिक ने बस कुछ हद तक लोगों का दिल जीत लिया। 139 जनवरी 2010 में एक साक्षात्कार में जब अवतार के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करना आसान हो गया, तो उन्होंने इस मामले पर एक अलग दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, यह होने वाला है, यह बस समय की बात है। 153 लेखिका एलेक्जेंड्रा केलर ने टाइटैनिक की सफलता का विश्लेषण करते हुए कहा कि विद्वान इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि फिल्म की लोकप्रियता समकालीन संस्कृति, इतिहास की धारणाओं, उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण के पैटर्न पर निर्भर करती है, साथ ही उन तत्वों पर भी निर्भर करती है जो अनुभवी फिल्म दर्शक 1990 के दशक में होने वाली जबरदस्त फिल्मी घटनाओं से उम्मीद करते हैं। शानदार स्क्रीन तमाशा, व्यापक एक्शन और शायद ही कभी देखे जाने वाले आकर्षक चरित्र और महाकाव्य नाटक। 155 आलोचनात्मक स्वीकार्यता। प्रारंभिक टाइटैनिक को फिल्म समीक्षकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और दर्शकों और विद्वानों द्वारा भी इसकी सकारात्मक समीक्षा की गई, जिन्होंने फिल्म के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रभावों पर टिप्पणी की। 155 156 157 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 255 समीक्षाओं के आधार पर 88% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 8.110 है। साइट की आलोचनात्मक समिति में लिखा है, जेम्स कैमरून के लिए एक ज्यादातर बिना शर्त जीत, जो शानदार दृश्यों और पुराने ज़माने के मेलोड्रामा का एक शानदार मिश्रण पेश करता है। 142 मेटाक्रिटिक, जिसने 35 आलोचकों के आधार पर 100 में से 75 का भारित औसत स्कोर दिया, रिपोर्ट करता है कि फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली है। 158 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को एक दुर्लभ A+ ग्रेड दिया, जो 1982 से 2011 तक सेवा। तो दोस्तों, बात की जाए इसके पार्ट 1 के बजट के बारे में, कलेक्शन के बारे में, बजट इसका महज तकरीबन $200 मिलियन का था, जिसके अंदर इसने लगभग, मैं आपको बता दूं, 2.264 बिलियन का कलेक्शन इस मूवी ने दिया है। तो मूवी सुपर वर्ल्ड वाइड सुपर हिट रही थी और 2000 के दशक में ये कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था और सभी जगह ये हिट रही थी। तो मेकर्स द्वारा अगला पार्ट, तो क्योंकि स्टोरी वहीं पर एंड हो गई थी तो आगे नहीं बनाया गया है, लेकिन कभी कभार जो एक जैसे न्यूज़ निकल कर आती है पार्ट 2 पर, वो अलग स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है इसकी ऑफिशियल की पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा या नहीं। बाकी मैंने जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।